नमस्कार बच्चों आज हम कक्षा 9 के राजनीति शास्त्र के अध्याय 3 के बारे में पढ़ेंगे और इस अध्याय का नाम है चुनावी राजनीति। अगर हम इन दो शब्दों को देखें, चुनावी और राजनीति, चुनावी यानी चुनाव से संबंधित और राजनीति यानी चुनाव के दौरान जो राजनेता लोग हैं वो अपनी नीतियां किस तरह अपनाते हैं, किस तरह चलाते हैं। तो इस प्रकार हम ये देखेंगे इस लेसन में कि चुनावी राजनीति क्या होती है। आपको पता ही है कि एक लोकतांत्रिक देश में क्या होता है। सीधी सी बात है, सबको पता है कि लोग शासन करते हैं, लोगों का शासन होता है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जो लोग हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जो शासन है वो नहीं करते और ना ही उनके लिए संभव है। इसीलिए वो क्या करते हैं, वो अपने माध्यम से कुछ लोगों को चुनते हैं जो देश का शासन कर सकें। और इस लेसन में हम ये देखेंगे कि भारत में जो लोग हैं चुनावों के माध्यम से किस प्रकार अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। और इसी के साथ साथ इस चुनावी राजनीति वाले अध्याय में हम ये देखेंगे कि चुनाव प्रक्रिया क्या है और जो चुनाव से संबंधित जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी होती हैं। जैसे कि जो चुनाव हैं भारत में या कहीं अन्य जगह पर, क्या वो लोकतांत्रिक ढंग से हो रहे हैं, और जो चुनाव अभियान होता है उसके बाद जो चुनावी प्रक्रिया के दौरान जो उम्मीदवार हैं अपना नामांकन पत्र दाखिल करते हैं, फिर जो मतगणना होती है और उसके बाद जो परिणाम आते हैं। और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि भारत में जो चुनाव हुए हैं क्या वो स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं। और इसी के साथ साथ ये भी देखेंगे कि इन चुनावों को जिसने कराया, जो चुनाव आयोग है, जो निर्वाचन आयोग है, उसकी भूमिका के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले ये चुनावी प्रक्रिया क्या होती है इसको समझने के लिए सबसे पहले हम 1987 में हरियाणा विधानसभा के हुए चुनावों में एक अखबार की खबर को पढ़ते हैं। आधी रात के बाद का समय, उत्सुक भीड़ शहर के चौराहे के पास पिछले 5 घंटों से अपने नेता के आने का इंतजार कर रही है। आयोजक भीड़ को बार बार भरोसा दिला रहे हैं कि नेता बस अब आने ही वाले हैं। जब भी कोई गाड़ी पास से गुजरती तो लोग अपने नेता को देखने की उम्मीद में उठ खड़े होते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे नेता आ गए हैं। यह नेता हैं श्री देवीलाल, हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख, जो गुरुवार की उस रात करनाल में भाषण देने वाले हैं। 76 वर्ष के इस नेता को आजकल जरा भी फुर्सत नहीं है। उनका राजनीतिक कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शुरू होकर रात 11 बजे तक चलता है। आज सुबह से उन्होंने 9 चुनावी सभाओं में भाषण दिया है। पिछले 23 महीनों से वे लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। तो ये जो आपने अखबार की एक खबर देखी है उसमें क्या है, ये तैयारियां हो रही हैं 1987 के हरियाणा के विधानसभा चुनावों की। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ जो विपक्षी पार्टी है एक, उसके जो नेता हैं चौधरी देवीलाल जी, वो क्या हैं, उन्होंने अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर के एक संयुक्त मोर्चा तैयार किया है और उन्होंने अपनी एक पार्टी भी बनाई है जिसका नाम है लोकदल, हरियाणा लोकदल पार्टी। अब वो क्या है, वो प्रयास कर रहे हैं कि इस विधानसभा चुनावों में उनकी जीत पक्की हो। अब इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, आपने देखा, अभी आपने पढ़ा सुना कि वो तैयारियां कर रहे हैं, जनसभाएं आयोजित कर रहे हैं
और इसके साथ साथ जनसभाएं करने के साथ साथ वो अन्य काम भी कर रहे हैं। वो जो वोटर हैं, जो मतदाता हैं, उनको लुभा रहे हैं। हाँ, वो उनको कह रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो वो जो छोटे किसान हैं, जो खेतीहर मजदूर हैं और जो छोटे व्यापारी हैं, उनका कर्जा माफ कर देंगे। अब जो लोग हैं उनको पता है कि वो जो सरकार अभी कांग्रेस की है यहाँ पर हरियाणा में, उससे वो नाखुश हैं, वो उसकी नीतियों से खुश नहीं है। इसीलिए वे चौधरी देवीलाल की पार्टी की तरफ और चौधरी देवीलाल की तरफ आकर्षित होते हैं। अब हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव है वहां पर 90 सीटें हैं। जब चुनाव हुए, परिणाम आए, तो क्या हुआ, इस जो मोर्चा था देवीलाल की पार्टियों के द्वारा बनाया गया, उसको 76 सीटें मिली 90 में से, और जो चौधरी देवीलाल की पार्टी थी लोकदल, उसको 60 सीटें मिली, यानी स्पष्ट बहुमत मिला। अपने दम पर ही वो सरकार बना सकते थे। अब जब वो चुनकर के विधानसभा में पहुंचे तो वहां के जो उनकी पार्टी के लोग थे, उन्होंने देवीलाल को अपना नेता चुन लिया। और जो उस समय उस राज्य के राज्यपाल थे, उन्होंने चौधरी देवीलाल जी को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण दिया और उसके साथ ही वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए। और सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने जो वायदा किया था वोटरों के साथ, मतदाताओं के साथ, कि जो खेतीहर मजदूर हैं, जो छोटे किसान हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनका कर्जा माफ कर दिया जाएगा। और ये काम उन्होंने आते ही कर दिया और उनकी सरकार 4 साल तक चलती रही। 1991 में फिर दोबारा चुनाव हुए और फिर वहां पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। तो इस प्रकार आपने देखा कि चुनावों के माध्यम से कभी कोई पार्टी सत्ता में आती है, कभी कोई पार्टी सत्ता में आती है। पहले कांग्रेस थी, बाद में लोकदल आ गई, उसके बाद फिर क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सत्ता में आ गई। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि ये जो चुनाव हैं, क्या ये जरूरी हैं? अगर हम पूरे संसार में देखें तो 100 से भी ज़्यादा ऐसे देश हैं जहां पर चुनाव कराए जाते हैं सरकार को चुनने के लिए। लेकिन कई ऐसे देश भी हैं जहां पर अलोकतांत्रिक स्थिति है, यानी लोकतंत्र नहीं है, फिर भी चुनाव होते हैं। अब प्रश्न ये है कि लोकतांत्रिक देशों में तो चुनाव ठीक है, लेकिन अलोकतांत्रिक देशों में चुनाव की क्या जरूरत है? हमने पिछले अध्यायों में आपने भी पढ़ा होगा कि क्या होता है कि जब बड़े समुदाय की बात आती है तो वहां पर एक जगह पर बैठ करके जो देश को चलाने के लिए फैसले हैं वो नहीं लिए जा सकते। जब छोटे समुदाय की बात होती है तो वहां पर सब लोग बैठ करके बातचीत कर सकते हैं, फैसले ले सकते हैं। लेकिन जब बड़े समुदाय, बड़े देश की बात हम करते हैं तो ऐसी स्थिति में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक ही विकल्प बचता है और वो है चुनाव। अब हम बात करेंगे कि जो चुनाव हैं वो लोकतांत्रिक ढंग से हुए हैं या नहीं हुए हैं। पहले तो हमें जानना चाहिए कि जो लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ पर चुनाव होते हैं, लेकिन जैसा कि हमने पहले भी कहा कि कई अलोकतांत्रिक देश भी ऐसे हैं जहाँ पर चुनाव होते हैं। अब वो चुनाव लोकतांत्रिक ढंग से हुए, ठीक ढंग से हुए या नहीं हुए, इसके बारे में क्या पैमाने होने चाहिए? क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? आइए एक ऐसी जगह के बारे में कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है, या ऐसी जगह की कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा या ज्ञान के आधार पर होता हो। किसे ज़्यादा अनुभव या ज़्यादा ज्ञान है, यह तय करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, पर यह मान लें कि लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लेंगे। स्पष्ट है, ऐसी जगह पर चुनाव की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। लेकिन क्या फिर हम इस व्यवस्था को
लोकतंत्र कह सकते हैं? हम यह कैसे पता करेंगे कि लोगों को उनका प्रतिनिधि पसंद है या नहीं? हम यह व्यवस्था कैसे करेंगे कि प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुरूप ही शासन करें? हम इस चीज की व्यवस्था कैसे करेंगे कि जो प्रतिनिधि लोगों को पसंद ना हो वे अपने पद पर न बने रहें? इसके लिए ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी दें। और इस व्यवस्था का नाम है चुनाव। इसलिए हमारे समय में प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव को जरूरी माना जाता है। चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं। जैसे वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं, यानी वे चुन सकते हैं कि उनके लिए कानून कौन बनाएगा। वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं, यानी ये भी मतदाताओं के हाथ में होता है कि वे किसकी सरकार बनाएं और वो किसको चुने जो उनके लिए फैसला कर सके। इसके साथ ही वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं, अर्थात कि किस पार्टी को चुनना है, क्या वो पार्टी कानूनों को मानेगी, सही दिशा निर्देश देगी, ये भी वो मतदाता तय कर सकते हैं। लोकतांत्रिक चुनावों के लिए कुछ जरूरी न्यूनतम शर्तें होती हैं। जैसे पहली, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मत अधिकार हो और हर किसी के मत का समान मोल हो। दूसरा, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हों, पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आज़ादी हो और वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें। तीसरा, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए। चौथा, लोग जिसे चाहें वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। पांचवा, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सकें। ये जो शर्तें हैं, ये जो न्यूनतम शर्तें हैं, ये बहुत ही सरल और आसान लगती हैं, लेकिन फिर भी कई देशों में इन न्यूनतम शर्तों का पालन नहीं किया जाता। हम देखेंगे भारत में कि वो कैसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाता है और कैसे यहाँ पर इस प्रकार की न्यूनतम शर्तें पूरी की जाती हैं या नहीं की जाती। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो चुनाव हैं वास्तव में एक मुकाबला है, एक प्रकार की प्रतिद्वंदिता है, एक प्रकार की प्रतियोगिता है। और ये प्रतियोगिता हमें कई जगह पर देखने को मिलती है। विभिन्न पार्टियां जो हैं चुनावों के दौरान एक प्रकार ऐसे लगता है कि जो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बने हुए हैं, एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे हैं। चुनावों के दौरान तो ये जो मुकाबला है, ये जो प्रतिद्वंदिता है, ये जो प्रतियोगिता है, हमें कई अवसरों पर देखने को मिलती है। लेकिन क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का होना अच्छी चीज है? चुनावी प्रतिद्वंदिता में कुछ स्पष्ट नुकसान दिखते हैं। इससे हर बस्ती, हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। आपने भी अपने इलाके में सुना होगा कि लोग पार्टी पॉलिटिक्स के फैलने की शिकायत कर रहे हैं। विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। पार्टियां और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी दौड़ जीतने का यह दबाव सही किस्म की दीर्घकालिक राजनीति को पनपने नहीं देता। समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन्हीं कारणों से चुनावी मुकाबलों में नहीं उतरते। उन्हें इस मुश्किल
और बेढंगी लड़ाई में उतरना अच्छा नहीं लगता। हमारे संविधान निर्माता इन समस्याओं के प्रति सचेत थे, फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए चुनावी मुकाबले का ही चयन किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दीर्घकालिक रूप से यही व्यवस्था बेहतर काम करती है। एक आदर्श दुनिया में ही सभी राजनीतिक नेताओं को मालूम होता है कि लोगों का हित किन चीज़ों में है तथा ये सभी नेता लोगों की सेवा की प्रेरणा से ही राजनीति में आते हैं। पर असल जीवन में ऐसा नहीं होता। दुनिया भर के सभी नेताओं को अन्य पेशों के लोगों के समान आगे बढ़ने की, अपना कैरियर बनाने की चिंता होती है। वे सत्ता में बने रहना चाहते हैं या अपने लिए बड़ी से बड़ी कुर्सी और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार पाना चाहते हैं। संभव है कि उनके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना भी हो, पर सिर्फ इस भावना के भरोसे चीज़ों को छोड़ना जोखिम का काम है। यह भी संभव है कि उनके अंदर लोगों की मदद करने की भावना हो, पर उन्हें यह मालूम ना हो कि यह काम कैसे किया जा सकता है। या यह भी हो सकता है कि उनके मन में जो विचार हों उनका लोगों की ज़रूरत या स्थानीय स्थितियों से मेल ही ना बैठे। ऐसे में हम इन वास्तविकताओं का सामना कैसे कर सकते हैं? एक तरीका तो राजनेताओं के ज्ञान और चरित्र में बदलाव और सुधार लाने का है। दूसरा और ज़्यादा व्यवहारिक तरीका यह है कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं को पुरस्कार मिले और ऐसा ना करने वालों को दंड मिले। इस पुरस्कार या दंड का फैसला कौन करता है? इसका सीधा सा जवाब है कि लोग करते हैं। चुनावी प्रतिद्वंदिता का यही अर्थ है। नियमित चुनावी मुकाबले का लाभ राजनीतिक दलों और नेताओं को मिलता है। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दों को उठाया तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी और अगले चुनाव में उनकी जीत की संभावना भी बढ़ जाएगी। लेकिन यदि वे अपने कामकाज से मतदाताओं को संतुष्ट करने में असफल रहते हैं तो वे अगला चुनाव नहीं जीत सकते। इस तरह यदि कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में आने की इच्छा से ही आगे आई है तो उसे भी मजबूरन जनता की सेवा करनी होगी। कुछ इसी ढंग से बाजार काम करता है। भले ही कोई दुकानदार अपने फायदे की सोचता हो, उसे मजबूरन ग्राहक को अच्छा सौदा देना ही पड़ता है। अगर वह ऐसा नहीं करता तो ग्राहक दूसरी दुकान देखेगा। इसी तरह राजनीति मुकाबले से संभव है कुछ भेदभाव पनपे और लोगों में आपसी मनमुटाव पैदा हो, लेकिन आखिरकार इससे राजनीतिक दल और इसके नेता लोगों की सेवा के लिए बाध्य होते हैं। अब अगर हम इस संदर्भ में देखें कि भारत की चुनाव प्रणाली क्या है, क्या भारत में चुनाव लोकतांत्रिक ढंग से होते हैं, तो इसके लिए हमें यह देखना होगा कि भारत में चुनाव कैसे होते हैं। आपको पता है कि भारत के लोग यहाँ लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के प्रतिनिधियों को चुनते हैं। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और 5 वर्ष के बाद वो लोकसभा और राज्यों की विधानसभाएं भंग हो जाती हैं और उसके बाद फिर दोबारा से चुनाव करवाया जाता है। आपने ये भी देखा होगा कि राज्यों की जो विधानसभाओं के चुनाव हैं वो कभी इस महीने हो रहे हैं, कभी उस साल हो रहे हैं, यानी एक साथ नहीं होते। जबकि लोकसभा के चुनाव पूरे भारत में एक साथ होते हैं और इसीलिए लोकसभा के चुनाव जब एक साथ होते हैं तो उनको आम चुनाव जनरल इलेक्शन के नाम से जाना जाता है।
इसके साथ साथ भारत में क्या होता है कि उपचुनाव भी होता है। उपचुनाव क्या होता है? जब कोई लोकसभा का या विधानसभा का सदस्य इस्तीफा दे देता है या फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी सीट को भरने के लिए चुनाव कराया जाता है और इसे उपचुनाव कहते हैं। अभी हम चुनाव क्षेत्र की बात भी करेंगे। आपने पढ़ा है कि हरियाणा के लोगों ने 90 विधायकों का चुनाव किया। संभव है आपने सोचा होगा कि उन्होंने ऐसा कैसे किया होगा। क्या हरियाणा का हर व्यक्ति सभी 90 विधायकों के लिए वोट देता है? शायद आपको भी मालूम होगा कि ऐसा नहीं होता। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है। इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों को संसद सदस्य कहते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता है हर वोट का बराबर मूल्य। इसलिए हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि हर चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या काफी हद तक एक समान हो। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है। इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहते हैं। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। पंचायतों और नगर पालिका के चुनावों में भी यही तरीका अपनाया जाता है। प्रत्येक पंचायत को कई वार्डों में बांटा जाता है, जो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र हैं। प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगर पालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है। कई बार निर्वाचन क्षेत्र को सीट भी कहा जाता है, क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि लोक दल ने हरियाणा की 60 सीटें जीती हैं, तो इसका मतलब है कि विधानसभा के 60 निर्वाचन क्षेत्रों से लोक दल के 60 लोग जीतकर राज्य विधानसभा में पहुंचे। अब हम आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की बात करेंगे। हमारा संविधान क्या है? भारत के प्रत्येक नागरिक को अधिकार देता है। क्या अधिकार देता है? कि वो अपने प्रतिनिधि को चुन सकता है और खुद भी जनप्रतिनिधि बन सकता है। अब हमारे संविधान जो निर्माता थे बहुत ही दिव्य दृष्टि रखते थे। उनको दूरदृष्टि थी। उनको पता था कि भारत में कई ऐसे लोग हैं जो कमजोर हैं और पिछड़े हुए वर्ग से हैं, और इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया? संविधान के अंदर आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की है। अब ये आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र क्या है? क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है कि कुछ सीटें जो आरक्षित कर दी गई हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए या अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए, लोकसभा में और विधानसभा में ये व्यवस्था की गई है कि अनुसूचित जाति के लिए जो सीटें आरक्षित की गई हैं, वहां से केवल अनुसूचित जाति का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है, और जो सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं, वहां से केवल अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है। अब भारत में लोकसभा में क्या है? कुल 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। इनमें से 412 ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हैं जो सामान्य हैं। सामान्य यानी यहां से कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो अनुसूचित जाति का है, चाहे अनुसूचित जनजाति का है, या अन्य किसी भी वर्ग का है। लेकिन यहां पर जो 84 सीटें हैं वो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षित की गई हैं। इसका क्या अर्थ हुआ कि यहां पे से केवल
अनुसूचित जाति का व्यक्ति ही चुनाव लड़ेगा। और इसी प्रकार लोकसभा में 47 सीटें ऐसी हैं या ऐसे आरक्षित क्षेत्र हैं जहां से केवल अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है। अब हम एक मानचित्र के माध्यम से इस स्थिति को समझ सकते हैं। इस मानचित्र में आप देख सकते हैं कि लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों को दर्शाया गया है। इसमें आप देख रहे हैं कि कुल 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। सफेद रंग में उन क्षेत्रों को दर्शाया गया है जो सामान्य वर्ग के लिए हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं निर्वाचन क्षेत्रों से कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और इनकी संख्या 412 है। लाल रंग अनुसूचित जाति के निर्वाचित क्षेत्रों को दिखाता है, यानी यहां से केवल अनुसूचित जाति का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है और इनकी कुल संख्या 84 है। हरा रंग अनुसूचित जनजाति के निर्वाचन क्षेत्रों को दिखाता है, अर्थात इन क्षेत्रों से केवल अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है और इन क्षेत्रों की संख्या 47 है। और आरक्षण की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर भी की गई है। अभी तक हमने कहा कि लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सीटें आरक्षित हैं। ये व्यवस्था स्थानीय स्तर पर भी की गई है, यानी वहां पर भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सीटें आरक्षित हैं। स्थानीय स्वशासन की हम जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतें हैं, जिला परिषद हैं या शहरी क्षेत्र में नगर पालिका है, नगर निगम है, वहां पर भी इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी सीटें आरक्षित की गई हैं। और एक बड़ी बात क्या है कि महिलाओं को भी उचित प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए भी व्यवस्था की गई है। स्थानीय क्षेत्र में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में क्या किया गया है, महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। अब हम मतदाता सूची की बात करेंगे। मतदाता सूची की जब हम बात करते हैं तो हमारा ध्यान सीधा जाता है कि ये सूची किसके लिए है। ये सूची उन लोगों की है जो मत देंगे, मतदाता हैं, मत देने वाले मतदाता होते हैं। और क्या होता है, यही लोग तय करते हैं या इसी सूची से पता चलता है कि कौन व्यक्ति वोट देगा और कौन व्यक्ति वोट नहीं देगा। यानी मतदाता सूची में ही सारा कुछ निर्धारित होता है, पता चलता है कि भारत में किस व्यक्ति के द्वारा वोट दी जाएगी और किसके द्वारा वोट नहीं दी जाएगी। मतदाता सूची की जब हम बात करते हैं तो आइए इसके बारे में कुछ हम और जानें। लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वालों की सूची चुनाव से काफ़ी पहले तैयार कर ली जाती है और हर किसी को दे दी जाती है। इस सूची को आधिकारिक रूप से मतदाता सूची कहते हैं। आम बोलचाल में इसे वोटर लिस्ट भी कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इसका सीधा संबंध लोकतांत्रिक चुनाव की पहली शर्त अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए हर किसी को समान अवसर मिलने से है। पहले हमने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में पढ़ा था। व्यवहार में इसका मतलब है कि हर किसी को मत देने का अधिकार होना चाहिए और हर एक का मत समान मोल का होना चाहिए। जब तक ठोस कारण ना हो, किसी को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अलग अलग नागरिक अनेक मामलों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब, कोई बहुत पढ़ा लिखा है तो कोई कम या एकदम अशिक्षित, कोई बहुत दयालु है तो कोई नहीं, पर हर कोई इंसान तो है और अपनी ज़रूरतों और विचारों के अनुरूप समाज में योगदान करता है। इसलिए
सभी को प्रभावित करने वाले निर्णयों में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। नागरिक की जाति, धर्म, लिंग चाहे जो भी हो, उसे मत देने का अधिकार है। अपराधियों और दिमागी असंतुलन वाले कुछ लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ बेहद खास स्थितियों में ही होता है। सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो, यह व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। क्योंकि हर अगले चुनाव में नए लोग मतदाता बनने की उम्र तक आ जाते हैं, इसलिए हर चुनाव से पूर्व मतदाता सूची को सुधारा जाता है। जो लोग उस इलाके से बाहर चले जाते हैं या जिनकी मौत हो जाती है, उनके नाम इस सूची से काट दिए जाते हैं। हर 5 वर्ष में मतदाता सूची का पूर्ण नवीनीकरण किया जाता है। ऐसा मतदाता सूची को एकदम ताज़ा रखने के लिए किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से चुनाव में फोटो पहचान पत्र की नई व्यवस्था लागू की गई है। सरकार ने मतदाता सूची में दर्ज सभी लोगों को यह कार्ड देने की कोशिश की है। वोट देते जाते समय मतदाता को यह पहचान पत्र साथ रखना होता है, जिससे किसी एक का वोट कोई दूसरा न डाल दे। तो बच्चों, आज जो इसका पहला भाग था वो ख़त्म हुआ। अब हम इसका दूसरा भाग अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।